गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे साइटोक्रोम P450 के बारे में। राइट, हम लोगों ने कल की क्लास में लोगों ने हम लोग साइटोक्रोम P450 कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के बारे में। ठीक है, तो साइटोक्रोम P450 के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। रेडिकल कटायन के बारे में पढ़ लिया था कि इंटरमीडिएट जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हमने ये भी देख लिया था कि वो सिस्टम में हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू जो है ऑक्सीजन डोनर जनरेट होता है या फिर होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ऑक्सीजन डोनर जनरेट होता है। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में देख ली थी। राइट, और हमने होपफुली जो है ज्यादातर क्वेश्चन भी हमने साइटोक्रोम P450 से जो एग्जाम में आए थे हमने वो भी कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग अभी पढ़ेंगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के बारे में। ठीक है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। राइट, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। राइट, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्योंकि देखो खुद सिंपल एक चीज समझते हैं पहले। मान लो हमारे पास यहाँ पर ये है ग्लूकोज, इसका मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ 6O2 से। क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O, और यहां से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। राइट, इसी प्रोसेस के थ्रू तो हमें एनर्जी मिलती है ना। ठीक है, अब यहाँ पर जो O2 का वाटर में कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन मतलब O2 यहाँ पे 0 था, यहाँ क्या हो गया है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो O2 का यहाँ से यहाँ क्या हुआ है? रिडक्शन। अब सिंपल सी बात है, O2 का जब रिडक्शन होगा तभी तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा इसका यहाँ पर। मतलब अगर हमें फूड को ऑक्सीडाइज कराना है तो वाटर का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। वाटर रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होता है? सॉरी, ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? रिडक्शन। ऑक्सीजन रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में। तो जो ये O2 का वाटर में कन्वर्जन है ना, मतलब कन्वर्जन ऑफ O2 टू वाटर, इसको कैटलाइज कौन करता है? ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है किसका? रिस्पिरेशन का। राइट, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्या करता है? O2 को रिड्यूस करता है। राइट, और इसके बदले में क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है। गुड मॉर्निंग भैया। फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो सोचो अगर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ब्लॉक हो जाए, इसकी प्रोसेस बंद हो जाए, राइट, या इसका फंक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाए। गुड मॉर्निंग बेटा। अगर इसका फंक्शन ब्लॉक हो जाए तो आपको क्या लगता है कि जो भी हम फूड ले रहे हैं वो ऑक्सीडाइज होगा? नहीं। तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में हम लोग बात भी करेंगे। साइनाइड पॉइजनिंग में यही होता है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया जाता है, या इस एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। उसमें हीमोग्लोबिन की एक्टिविटी पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। राइट, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, या जो ये बोल सकते हो कि जो O2 का वाटर में कन्वर्जन है वो ब्लॉक हो जाता है। राइट, और जब ऐसा हो जाएगा तो फूड का ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है हमारी बॉडी को फर्दर एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी और अल्टीमेटली किधर की तरफ हम लोग जाएंगे? डेथ की तरफ। तो समझ में आया ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर ये काम करना बंद कर देगा तो जो कुछ भी हम लोग डाइट में लेते हैं, जो भी हमारे पास फूड है, उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी जनरेट ही नहीं होगी। और एनर्जी अगर जनरेट नहीं होगी इसका मतलब सेल्स जो है वो फंक्शन नहीं करेंगी, क्योंकि सेल को काम करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। सेल फंक्शन करना बंद करने का मतलब है फाइनली क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो समझ में आया इसको पढ़ क्यों रहे हैं हम? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर द कन्वर्जन ऑफ डाई ऑक्सीजन टू वाटर। ठीक है, अब देखो इसके बारे में एक दो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। राइट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ डाई ऑक्सीजन टू वाटर ड्यूरिंग respiration. Right, and this process releases energy
ठीक है, और होती कहाँ पे ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम लोग आगे लिखेंगे। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, खुश रहो। इसे आराम से देखो। देखो हम लोग साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के बारे में पढ़ रहे हैं। काम क्या है इसका, डाई ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करना। जरूरी क्यों है, क्योंकि डाई ऑक्सीजन जब वाटर में कन्वर्ट होगा तभी फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी, राइट। और वही एनर्जी जो है हमारी सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनको वो काम करने के लिए जो एनर्जी जरूरत होती है, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको सप्लाई करती है। ठीक, तो फंक्शन क्या है इसका, डाई ऑक्सीजन का वाटर में कन्वर्जन, और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होती है, एनर्जी। होता क्या है, देखो एंजाइम में हमारे पास दो आयरन सेंटर होते हैं, दो कॉपर, कॉपर का नंबर 3 होता है लेकिन काम दो ही लोग करते हैं, ठीक है। ये लोग कन्वर्ट होते हैं, मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो गया, दोनों के दोनों आयरन +3 में, और दोनों के दोनों कॉपर किस में गए, 2+ में। और यहाँ बन क्या रहा है, डाई ऑक्सीजन 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। ये जो सिस्टम है पूरा, ये किसके लिए है, ये होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, तो पूरे जो फंक्शनिंग है उसमें दो आयरन ऑक्सीडाइज होता है, गुड मॉर्निंग भैया, दो आयरन ऑक्सीडाइज होता है, दो कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, और O2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है, O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन, और किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो साइटोक्रोम का फंक्शन ध्यान रखना। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का फंक्शन क्या है, O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू वाटर, ये फंक्शन है इसका। ये कई बार एग्जाम में कई सारे पूछा गया, ठीक है। जहां H2O2 लिखा रहे कि H2O2 वाटर ऑक्सीजन में जाता है, वहां कैटलेज। जहां लिखा रहे H2O2 ए और वाटर में जाता है, वहां पेरोक्सीडेज, राइट। जहां किसी भी सिस्टम पे ऑक्सीजन ऐड हो तो वहां पर मोनो ऑक्सीजनेज, डाई ऑक्सीजनेज हो सकता है। और मोनो ऑक्सीजनेज में हमने क्या पढ़ा है, साइटोक्रोम P450, हमने क्या पढ़ा है, टायरोसिनेज, हमने क्या पढ़ा है, मीथेन मोनो ऑक्सीजनेज। हालांकि हमने डिटेल में साइटोक्रोम P450 पढ़ा है, लेकिन हमने आपको बताया था कि टायरोसिनेज में क्या होता है, दो कॉपर सेंटर, राइट। हमने आपको बताया था मीथेन मोनोऑक्सीजनेज में क्या होता है, दो आयरन सेंटर। एक जो है हीमोसाइनिन की तरह होता है और एक जो है हीमेरिथ्रिन की तरह होता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहे कि O2 + 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू वाटर, तो कॉलम कौन सा मैच करोगे आप, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। समझ गए। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं। देखो जो ये प्रोसेस होती है ना, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब सिंपल क्या है, ये एक माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम है। मतलब क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनसे क्या होता है, जनरली बाउंड, राइट। तो यहां लिख देते हैं हम लोग, इट इज अ माइटो ऐसे लिखते हैं। देखो ध्यान से, जो रिस्पिरेशन होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक चीज समझो पहले, देखो मैं छोटा सा आपको बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से आता है साइटोक्रोम सी में, फिर इलेक्ट्रॉन जाता है कहां पर, ध्यान से देखो इधर, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और यहीं पर साथ में आता है क्या, ऑक्सीजन, और फाइनली कन्वर्ट किसमें होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, थोड़ा और लंबा होता है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास। तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी। लिखो मत पहले, एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं, क्वेश्चन नहीं तो स्टेटमेंट देगा ना तो आप समझ नहीं पाओगे एग्जाम में। लिखो मत, ध्यान सुनो पहले। हमारा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी से सी में गया, सी से कहा गया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन लेता है, O2 को लेता है, और यहाँ क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। यही तो हुआ है भाई। ऑक्सीजन को इसने जोड़ा, इलेक्ट्रॉन को इसने लिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, वाटर में। यही है इधर। अब जरा मुझे बताओ, ये जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन का टर्मिनल मेंबर है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद तो डाई ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो गया है ना, इसके बाद तो प्रोसेस बंद हो गई ना। इसको जरा देख के बताओ कि जो हमारा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है वो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन का टर्मिनल मेंबर है कि नहीं, सबसे लास्ट वाला मेंबर। इसके पहले भी लोग होते हैं, लेकिन टर्मिनल का मतलब जहां पे खत्म हो रहा है। O2 वाटर में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन ब्लॉक या रिएक्शन कंप्लीटेड हो गई या रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो जो ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन का टर्मिनल मेंबर है कि नहीं,
इसे ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट में आता है एग्जाम में, राइट? तो जो ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, इट इज द टर्मिनल मेंबर ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। अगला पॉइंट लिख लो इसे, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज is the terminal member of mitochondrial respiratory chain। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, वाटर का, ऑक्सीजन का कन्वर्जन वाटर में। दूसरा क्या हो गया, इट इज द टर्मिनल मेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन। ये दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखना, एग्जाम में दोनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है? आपसे पूछ लेगा कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक, आगे चलते हैं। अब लिख लियो इसे इतना, मैं पानी पी लेता हूं, अब लिख लो जल्दी से। तो अभी तक दो काम हमने, दो चीजें हमने पढ़ी, O2 का वाटर में कन्वर्जन, और दूसरा हमने पढ़ा ये माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन का लास्ट मेंबर है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं, कहां कहां मिलता है ये देख लेते हैं। एनिमल में तो पाया जाएगा ना, बताओ हम लोगों में है कि नहीं? आप बताओ, क्या गुड मॉर्निंग बेटा, क्या साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हम लोगों में है कि नहीं? बोलो, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज हम लोगों में है कि नहीं? बिल्कुल है, तभी तो हमारी फूड का ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज फाउंड इन एनिमल्स, राइट? ब्रॉडली तो हम लोग एनिमल्स ही है ना, उसके बाद बाद में अलग अलग चीज में डिवाइडेड है, ह्यूमंस बाद में। एनिमल्स, प्लांट्स, एरोबिक ईट्स, एरोबिक ईस्ट, एंड इन सम बैक्टीरिया, एंड इन सम बैक्टीरिया, राइट? एक चीज आप हम लोगों ने पढ़ा था साइटोक्रोम P450 के बारे में, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि साइटोक्रोम P450 का कैरेक्टराइजेशन इजी नहीं है, क्योंकि वो क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। याद है आपको साइटोक्रोम P450 हमने बोला था, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इससे। साइटोक्रोम P450 में हमने पढ़ा था कि साइटोक्रोम P450 का कैरेक्टराइजेशन इजी क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, जिसकी वजह से भी इसका कैरेक्टराइजेशन इतना इजी नहीं था, राइट? ठीक है ना, तो यहां लिख लेते हैं, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। अब ये डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी उससे बाइंड होगा, राइट, जो हायर ऑर्गेनिज्म है। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन से बाइंड होगा। यहां लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन हायर ऑर्गेनिज्म, और या जिनमें इतना कुछ एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, वहां किससे होगा, सेल मेम्ब्रेन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। या ये बोल सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से होता है, कुछ में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से होता है। तो ध्यान रखना कि ये भी साइटोक्रोम P450 की तरह एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। हायर मेंबर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, और लोअर मेंबर में ये बाइंड होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन से। अब सिंपल सी बात है, देखो अगर ये सिस्टम जो है मेम्ब्रेन बाउंड है, इसका मतलब इसका कैरेक्टराइजेशन इजी नहीं होगा। तो इसका, बिकॉज मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम जो होते हैं, देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर मेनली, राइट? क्योंकि प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होती हैं, मेनली फैट्स या प्रोटीन्स या लिपिड्स का बना होता है ना? तो अब बताओ कि जो
फैट है, जो लिपिड है, वो बेसिकली कैसा है, क्या नेचर होता है उसका, हाइड्रोफोबिक। तो अगर कोई चीज इससे जुड़ा होगा तो दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी ना, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और हाइड्रोफोबिक अगर इन नेचर होगा तो इसका मतलब जो नॉर्मल एक्वस मीडियम है उसमें क्या होगा, ये उतना सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए इसको इजीली कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, बिल्कुल नॉन पोलर। ठीक है ना, इसीलिए इजी कैरेक्टराइजेशन नहीं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ पता नहीं इसके बारे में, पता है, लेकिन जितना बाकी सबके बारे में है उतना इसके बारे में लेट पता चला। अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि ये इसकी कैरेक्टराइजेशन जो प्रॉपर है वो बहुत लेट हुई है इसी वजह से, राइट। कुछ और भी रीजंस हैं, तो यहाँ एक चीज लिख लेते हैं हम लोग। बेटा समझ में आया ये, मेम्ब्रेन बाउंड है तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड अगर होगा तो नॉन पोलर कैरेक्टर होगा मेनली, राइट। तो फिर वो एक्वस मीडियम में या पोलर सिस्टम जो हम लेते हैं, नॉर्मली एक्वस ही सॉल्वेंट हम लेते हैं, उनमें क्या होगा, ये उतना सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक, अब एक चीज देखो यहाँ पे, और साइटोक्रोम साइटोक्रोम जो सीऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम सीऑक्सीडेज ऐसे लिख सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन ऑफ साइटोक्रोम सीऑक्सीडेज is hampered by मतलब इसके कैरेक्टराइजेशन को कठिन बना देता है या हार्ड बना देते कौन से लोग, कौन कौन सी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड नेचर, मेम्ब्रेन बाउंड नेचर, राइट। सेकंड, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और ये कई सारी यूनिट्स होती हैं इसमें। अभी देखोगे आप 4 यूनिट्स हैं इसमें, राइट। अभी तक हमने जो भी एंजाइम पढ़े थे उनमें सिंगल यूनिट्स थी, राइट। इस एंजाइम में क्या है, 4 यूनिट्स हैं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स इट्स कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी यूनिट स्ट्रक्चर, मल्टी यूनिट और मल्टी यूनिट में देखो क्या क्या होता है। जो मल्टी यूनिट है ना, इसके मल्टी यूनिट में क्या होता है, 4 रिडॉक्स सेंटर, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट फ्रॉम। और जो 4 रिडॉक्स सेंटर होता है इसमें 2 कॉपर सेंटर होता है और 2 आयरन सेंटर होता है। तो एक तो मेम्ब्रेन बाउंड, इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इतना बड़ा मॉलिक्यूल, 4 सेंटर है, 2 आयरन सेंटर, 2 कॉपर सेंटर, और सब अलग अलग हैं, मतलब सब बिल्कुल डिफरेंट है। कॉपर वाला, एक कॉपर वाला अलग है, दूसरा कॉपर वाला अलग है, एक आयरन वाला अलग है, दूसरा आयरन वाला अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि जो दोनों कॉपर सेंटर है वो सेम है या दोनों आयरन सेंटर है वो सेम है, दोनों कॉपर सेंटर भी अलग हैं और दोनों आयरन सेंटर भी अलग हैं। तो खुद से सोचो, एक ऐसा सिस्टम जो नॉर्मल मीडियम में सॉल्युबल नहीं होता, एक ऐसा सिस्टम जो कि बड़ा साइज का है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ढेर सारी यूनिट्स हैं और वो सारी की सारी यूनिट्स क्या है, डिफरेंट। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो इजीली कैरेक्टराइज होगा, बोलो, क्या वो इजीली कैरेक्टराइज होगा, यस या नो। नहीं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैरेक्टराइज होगा नहीं, लेकिन कैरेक्टराइजेशन क्या होगा, लेट। इसके बारे में पता तो बहुत पहले से था, लेकिन इसका कैरेक्टराइजेशन हुआ है अभी 1995 में, 1995, बहुत दिन नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग 1995 की डेट ऑफ बर्थ हो, राइट, या हो सकता है आप नहीं, लेकिन मेरी तो उससे पहले किया है। तो इसका मतलब सिंपल है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, इसलिए सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। क्या रिस्पिरेशन आज से हो रहा है क्या, O2 का रिडक्शन तो बहुत पहले से लोग जानते होंगे कि O2 जो है कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर में। ये एंजाइम रहा होगा, लेकिन करेक्टराइजेशन क्यों नहीं हो पाया, इन्हीं सब चीजों की वजह से। तो इसका जो करेक्टराइजेशन हुआ है बेसिकली कब हुआ, वो 1995 में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या अब आगे, इसका स्ट्रक्चर। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, हमने पढ़ा कि इसका काम क्या है, डाई ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करना। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेटरी चेन का लास्ट मेंबर है।
प्लांट में है, एनिमल में है, कुछ ईस्ट में है, बैक्टीरिया में है। ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, जैसे कौन था हमारा, गुड मॉर्निंग बेटा, ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, जैसे कौन था हमारा, साइटोक्रोम P450। इसका कैरेक्टराइजेशन डिफिकल्ट है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कई सारी यूनिट है, और हर यूनिट क्या है, डिफरेंट, राइट। यूनिट क्या है यहाँ पर, 2 कॉपर सेंटर है, 2 आयरन सेंटर है, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं, दोनों कॉपर सेंटर अलग हैं, दोनों आयरन सेंटर अलग हैं, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना, कॉन्सेप्चुअल चीजें, ठीक है, मतलब रटना नहीं पड़ेगा आपका। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, आप लिखो मत, पहले पहले देख लो ध्यान से, ठीक है, लिखना मत, आप पहले आराम से देखो, फिर आपको समझ में आएगा। ये हमने बताया कि इसमें 4 यूनिट्स हैं, 2 कॉपर सेंटर है और 2 आयरन सेंटर है। तो देखो यहाँ एक लाइन लिख लो पहले, स्ट्रक्चर ऑफ, ये लिखना इसलिए जरूरी है कि आपको याद रहे कि कॉम्प्लेक्स क्यों है, ये मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा गया है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इज रिजॉल्व्ड इन, ऐसे लिखते हैं, रिजॉल्व्ड इन 1995। तो ये डेट से आपको ये इस टाइम से आपको पता चल रहा होगा कि ये मतलब कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा, तभी तो इतना लेट हुआ है, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, इसमें 4 पार्ट हमने बताए, राइट, 2 कॉपर यूनिट या 2 कॉपर सेंटर बोल सकते हैं और 2 आयरन सेंटर। तो देखो एक होता है कॉपर ए, देखो क्या लिखा हूं मैं, कॉपर ए, एक होता है हीम ए, ये कॉपर सेंटर है, ये आयरन सेंटर है, एक होता है हीम A3 और एक होता है कॉपर बी। ये दोनों जो सेंटर हैं, पहले दोनों, राइट, और मैंने सीक्वेंस में लिखा है, देखो इलेक्ट्रॉन पहले कॉपर में आता है, फिर हीम को जाता है, फिर यहां जाएगा, फिर यहां पे बाइंड होता है, राइट। मैंने आप ऐसे सीक्वेंस में लिखना, जिससे आपको कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछ ले कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है, फिर ये भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन को पहले कौन लेता है, राइट। तो इसलिए सीक्वेंस में लिखना। अभी मैं आपको थोड़ा और पीछे आगे की बात बताऊंगा। यहाँ पे देखो इसका काम क्या है, इनका काम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब जो हमारा डाइऑक्साइड, इधर देखो, लिखो मत, पहले सुनते जाओ आराम से, लिखो मत, ध्यान लिखो मत, इधर देखो, हमने इधर लिखा ना कि ये O2 आया, ध्यान से देखो इधर, O2 जो है वाटर में कन्वर्ट हुआ है, O2 बाइंड तो हुआ होगा ना एंजाइम से, अब एंजाइम में बाइंड होने का मतलब उसकी यूनिट से बाइंड हुआ होगा। तो जो 4 यूनिट है ना इसकी, कॉपर ए, हीम A3, कॉपर बी, उनमें से पहली दोनों से ऑक्सीजन बाइंड नहीं करता, क्योंकि पहली दोनों से किसमें इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। ऑक्सीजन के बाइंड में कौन इन्वॉल्व होता है, हीम A3 और कॉपर बी, ध्यान रहेगा ये। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में O2 बाइंडिंग का काम कौन करता है, बाद की 2 यूनिट, पहले की 2 यूनिट क्या करती हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करती हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। यहां मैं आगे लिखता हूं, ये लोग किसमें इन्वॉल्व होते हैं, बाइंडिंग साइट फॉर डाइऑक्सीजन, तो डाइऑक्सीजन को ये बाइंड करता है, बाइंडिंग साइट फॉर डाइऑक्सीजन, ये डाइऑक्सीजन को बाइंड करता है। अब बाइंड करेंगे तो इसका मतलब उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, O2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, वाटर में, कन्वर्जन ऑफ O2 टू वाटर। तो ये लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग डाइऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, उसको वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। इनका एक काम और होता है, ये H+ आयन को पंप करते हैं अंदर की साइड से बाहर की साइड में, 8 H+ आयन को पंप करते हैं हर बार, 8 हाइड्रोजन प्लस को पंप करते हैं ये लोग, जिनमें से 4 जो है वाटर के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और बाकी 4 बाहर चला जाता है। तो यहां हम लिखेंगे इन्वॉल्व इन
H+ pumping across mitochondrial membrane, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अभी देखोगे मैकेनिज्म में आएगा वो सब, ठीक है, परेशान मत हो बिल्कुल। इतनी बातें पहले लिखो आप ध्यान से, और बताओ इतनी बात समझ में आ रही जो मैंने बोला? पहली दोनों यूनिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बाद की दोनों यूनिट O2 को जोड़ता है, O2 को वाटर में कन्वर्ट करता है, और साथ में H+ पंपिंग का भी काम कर रहा है, ठीक है। लिख लो जल्दी से, फिर आगे स्ट्रक्चर इनका करते हैं हम लोग, ठीक है, हर एक यूनिट का कैसे होता है। हो जाए तो बता देना। हो गया? अब स्ट्रक्चर देखेंगे करके, तो देखो इधर कॉपर ए, इधर हीम ए। कभी कभी इसको साइटोक्रोम में भी बोल देते हैं, ठीक है, CYTA बोल देते हैं, ठीक, कॉमनली हीम में ही लिखा जाता है। लेकिन देखो इसमें दो कॉपर यूनिट होती है, एक कॉपर ऐसे ऐसे होता है, यहां सल्फर, यहां पे लगा होता है एक ऑक्सीजन वाला सिस्टम, कोऑर्डिनेट करता है इससे। इधर इधर हमारा लगा होता है S, ऐसे यहां पे लिख देता हूं मैं, S जो है ना मिथियोनीन है, राइट, मेट मेट मतलब मिथियोनीन। और यहां पे लगा है हमारे पास इमिडाजोल। इमिडाजोल किसका पार्ट है? हिस्टिडीन का। सेम इधर भी एक लगा होता है इमिडाजोल, जो कि पार्ट है किसका? हिस्टिडीन का। एन ठीक है, तो कितने कोऑर्डिनेट हुआ? देखो कॉपर यहां पर 4 कोऑर्डिनेट, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, कि कॉपर की जो कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है? 4, है ना। कॉपर +1 +2 में कॉमनली क्या बनाता है? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ना, सॉरी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर ना। नॉर्मली आप देखोगे, अरे कॉपर 2+ जो है ना ऑक्टाहेड्रल उतना प्रेफर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? अरे कॉमनली देखते हो ना, 4 लोग को जोड़ लेता है, वो स्क्वायर प्लेनेट ज्योमेट्री में कर लेता है कॉपर 2+, या कॉपर 1 जो है नॉर्मली किसको फेवर करता है? वो फेवर करता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को। तो यहाँ आप देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। तो ये बताओ कॉपर सेंटर जो यहाँ पे है, ये कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है कि नहीं? कॉपर सेंटर जो है वो कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है कि नहीं? यस या नो? इसको बताओ, तभी आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्यों काम करता है, ये क्यों जोड़ता नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आया ना आपको, तो फिर आप याद करोगे कि पहला दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम करता था, बाद वाला ऑक्सीजन को जोड़ता था। अगर आपको समझ में आ गया तो याद नहीं करना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है कि नहीं? नॉर्मल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, सैचुरेटेड है। अब जो सिस्टम कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड होता है, क्या उसके पास किसी भी सिस्टम के जुड़ने की प्रोबेबिलिटी है? उसके पास जगह है कि कोई आके जुड़ जाए? अगर किसी सिस्टम की सारी कोऑर्डिनेशन साइट्स ऑक्युपाइड हैं, राइट, तो क्या वहां पर कोई अगला सिस्टम आके जुड़ेगा? नहीं। या ऐसे बोल सकते हो, क्या किसी अगले सिस्टम के वहां पर जुड़ने के चांसेस हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये O2 को जोड़ थोड़ी सकता है, क्योंकि इसकी की सारी साइट्स क्या है? ऑक्युपाइड। अब O2 को अगर जोड़ नहीं पाएगा तो फिर क्या काम करेगा? फिर ये एक ही काम बचा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। उसमें जोड़ना तो है नहीं किसी को, इसीलिए किसका काम करता है? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, ना कि O2 बाइंडिंग का काम करता है। समझ में आया? क्योंकि सारी की सारी कोऑर्डिनेशन साइट्स क्या है? देखो 4 यहां भी है, 4 यहां भी, कोऑर्डिनेशन साइट्स ऑक्युपाइड है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट इन्वॉल्विंग, या इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग टू डाई ऑक्सीजन। ये सिंपल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझ गए?
हीम ए3 को देखो, इसमें आयरन 2 है मान लो, तो स्टेट होगी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज स्टेट। एक पहले यहाँ पे हम लोग पोरफायरिन लिखते हैं, तो देखो इसके पास क्या है, पोरफायरिन। हीम का मतलब क्या हुआ, आयरन प्लस पोरफायरिन। यहां पर आयरन है, राइट, और यहां पर इमिडाजोल किसका पार्ट है, ये हिस्टिडीन का। ये हमारे पास इमिडाजोल, ये पार्ट किसका है, हिस्टिडीन का। और यहां भी सेम, यहां भी वही, यहां ही में ऊपर लिख देता हूं मैं, हीम ए, ये भी है ऐसे। देखो यहां पर आयरन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन क्या है, 6। ये भी क्या है, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड। तो जो पहले के दोनों सेंटर है ना, वो कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है, समझ गए। यहाँ 4 है कोऑर्डिनेशन, ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है कॉपर की, यहाँ 4, वहां कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। आयरन नॉर्मली ऑक्टाहेड्रल बनाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ऐसा हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में जेटीडी की वजह से जो है वो एक्सियल लिगेंड को जोड़ना प्रेफर नहीं करता, राइट। तो अगर एक अच्छा लिगेंड होगा ना, तो फिर वो क्या करेगा, नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जेटीडी क्या करता है, एक्सियल लिगेंड को इतना स्ट्रांगली रिपेल करता है, उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी लॉन्गर कर देता है, वो हट जाता है वो। इसलिए देखो आप, जब आप कॉपर 2+ में अमोनिया ऐड करते हो ना, तो पहला अमोनिया ऐड हो गया, दूसरा भी ऐड हो जाता है, तीसरा भी ऐड हो जाता है, चौथा भी ऐड हो जाता है, पांचवा अमोनिया जब ऐड करते हो ना, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों, क्योंकि वो एक्सियल पे जुड़ता है, और वहां जो होता है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, लॉन्गर। क्यों लॉन्गर होती है, बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब खुद से सोचो कि क्या कोई सिस्टम ऐसी बॉन्ड को बनाना चाहेगा जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। कहने का मतलब ये, क्या कोई सिस्टम ऐसे बॉन्ड को बनाना चाहेगा जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो, या कहने का मतलब बॉन्ड वीक हो, नहीं, इसलिए प्रेफर नहीं करता। समझ गए ना। यहां पे देखो, अब एक चीज समझो, साइड कॉपर ए, हीम ए, दोनों के दोनों क्या है, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड, इसलिए दोनों के दोनों किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हेंस पार्टिसिपेट, यही रीजन है, हेंस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नॉट इन डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग, नॉट इन डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग। समझ गए बात। ठीक है, आगे देखो। अब देखो इधर एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि आयरन जो है ना, सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता। देखो आयरन 2+ कब होगा, जब ये क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म में। ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्या होगा, आयरन 3, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम कर रहा है, तो इसकी एक रिड्यूस स्टेट होगी, एक इसकी क्या होगी, ऑक्सीडाइज स्टेट होगी। तो आयरन रिड्यूस फॉर्म में भी होगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा। तो जो रिड्यूस फॉर्म है उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। और क्योंकि 6 कोऑर्डिनेटेड है, तो दोनों केस में क्या होता है, लो स्पिन। तो उम्मीद करता हूं कि आप अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, होपफुली कर लोगे ना आप अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर, आयरन 2+, आयरन 3+ में निकाल तो लोगे, अगर लो स्पिन आपको पता चल गया दोनों केस में तो। ठीक, ये बात होगी किसकी, ये बात होगी हमारे पास पहले वाले पार्ट की। समझ गए, ये लोग कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड हैं, दैट इज व्हाई दे आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नॉट इन डाइऑक्सीजन बाइंडिंग। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, कॉपर बी की और हीम A3, हीम A3। यहां देखो कॉपर, ये जुड़ा होता है हिस्टिडीन से, ध्यान से देखो इधर, एन, मैं बार बार स्ट्रक्चर इसलिए बना देता हूं हिस्टिडीन का, इमिडाजोल का, कि जिससे एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, लिगेंड लिखता है वो पूरा स्ट्रक्चर इमिडाजोल का, और अगर आप बार बार नहीं लिखोगे ना, तो आपको हिस्टिडीन याद रहेगा, इमिडाजोल भूल जाओगे आप। इसलिए मैं बार बार स्ट्रक्चर लिखता हूं, जिससे आप बार बार जो खुद लिखोगे, तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आएगा, स्ट्रक्चर बना के देगा, तो आप गलती नहीं करोगे। समझ गए। तो यहाँ पूरा इसलिए मैं लिख रहा हूं, NH, एक इमिडाजोल, ये हो गया हिस्टिडीन का,
1 इमिडाजोल ये हो गया हिस्टिडीन का, और एक ऐसे दिखा देते हैं इधर N, ये, और यहाँ रिड्यूस फॉर्म में क्या होगा, ये कॉपर 1, ये क्या है रिड्यूस फॉर्म जब ये रिड्यूस स्टेट में होगा, और कॉपर 2 जब क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज स्टेट में होगा। इसको देख के जरा बताओ कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर कितनी है, 3, राइट। तो क्या ये कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है, नहीं, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड। यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड, हीमेथ्री में आते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो हाई स्पिन तो रहेगा ही नॉर्मल कंडीशन में, से ऐसे कर देते हैं, नॉर्मल बना देता हूं, ठीक है। 5 कोऑर्डिनेट है, बस ध्यान रखना कि ऐसे, ये रिड्यूस फॉर्म है, और ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होगा इसका, 3। यहाँ ये साइड खाली होती है, यहाँ पे क्या लगा है, इमिडाजोल, ये मायोग्लोबिन की तरह है, राइट। मायोग्लोबिन में भी इसी तरह तो होता है, एन, ये क्या है, ये भी कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहां पर, 5। तो ये दोनों के दोनों, पहले में कोऑर्डिनेशन नंबर 3, दूसरे में कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब बताओ अगर ये, इसके पास भी जगह है कि नहीं किसी को जोड़ने की, यस, इसके पास भी जगह है किसी को जोड़ने की, यस। तो अब बताओ ये लोग क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करेंगे, ये लोग अनसैचुरेटेड है ना, तो ये लोग डाइऑक्सीजन को जोड़ सकते हैं, समझ गए। तो इसीलिए क्योंकि ये भी अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, इसलिए दोनों सिस्टम में क्या होता है, ये दोनों किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन डाइऑक्सीजन बाइंडिंग। यहाँ सिंपल में क्या लिख देता हूं यहाँ पर, ड्यू टू कोऑर्डिनेटिव अनसैचुरेशन, रीजन लिख लेना, ड्यू टू कोऑर्डिनेटिव अनसैचुरेशन इन्वॉल्व इन डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग, डाई ऑक्सीजन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सबका ध्यान रखना, राइट। रिड्यूस स्टेट में कुछ याद नहीं करना, रिड्यूस में कॉपर क्या होता है, +1 में, ऑक्सीडाइज में क्या होता है, +2 में, जो नॉर्मल स्टेट होती है, और आयरन रिड्यूस में क्या होता है, 2 में, आयरन ऑक्सीडाइज में क्या होता है, +3 में। पहले दोनों सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का 4, आयरन का 6, बाद के दोनों सेंटर में कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 5। क्योंकि ये लोग कोऑर्डिनेटिवली अनसैचुरेटेड हैं, दैट इज व्हाई दे कैन बाइंड डाइऑक्सीजन, इसीलिए लोग डाइऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। वो लोग कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड हैं, इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में का, इसलिए किसका काम करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं, ठीक है। समझ गए। जल्दी से लिख लो, जैसे लिख लेना बता देना, ध्यान रखना। यहाँ पे देख लो, ये 2 में 3, और किस तरह ये सिंगल यूनिट ऑफ मायोग्लोबिन लाइक। फिर से ध्यान, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे लो। ये पर्टिकुलर सिस्टम इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ मायोग्लोबिन। उसमें भी तो होता है, मायोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन 5 कोऑर्डिनेटेड, इमिडाजोल, राइट। और हमारे पास सिस्टम में क्या होता है, पोरफायरिन, ठीक है। और यही ध्यान सुनना, यही जो हीम-A3 है ना, इसी की वजह से साइनाइड पॉइजनिंग होती है। साइनाइड पॉइजनिंग में इसी पे फर्क पड़ता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा साइनाइड पॉइजनिंग तो बताऊंगा, बट ध्यान रखना हीम-A3 जो है साइनाइड पॉइजनिंग में इसी में चेंज होता है, ठीक है। अभी हमने बताया था कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज साइनाइड पॉइजनिंग में इन्वॉल्व है। अब देखो, कॉपर जो पहला वाला था वो जोड़ेगा नहीं, जो दूसरा वाला आयरन था वो 6 कोऑर्डिनेट है, जोड़ेगा नहीं।
Cn माइनस है, Cn माइनस कॉपर को फेवर नहीं करता, आयरन को फेवर करता है, क्योंकि आयरन की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इसे, शाम वाली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, हमने लिखा था कि आयरन +3 जो है वो Cn माइनस को फेवर करता है। जो हम शाम की क्लास पढ़ते हैं ना थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वाला, कोरिलेट करो वहां से, आयरन 3 प्लस Cn माइनस को फेवर करता है। तो इसका ऑक्सीडाइज स्टेट होता है ना, क्योंकि 5 कोऑर्डिनेट तो है ही है ये, इसका जो ऑक्सीडाइज स्टेट है वही Cn माइनस से स्ट्रांगली रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इसकी वजह से साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है। चलो हम खैर बताएंगे आपको उसमें। अब देख लेते हैं कैसे फंक्शन करता है एंजाइम, राइट। एक बार आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, फिर कैटालिटिक साइकिल समझाता हूं मैं। हाउ द एंजाइम वर्क्स। लिखो मत, पहले ध्यान से देखो कैसे काम करता है, ध्यान सुनो, लिखना मत, ठीक है। आपको मैं टाइम दूंगा, आराम से लिख लेना पूरा, लिखो मत, ध्यान सुनो। ये मैं इधर मेम्ब्रेन बना रहा हूं एक, और एक इधर, ये आउटसाइड है मेम्ब्रेन की, बाहर वाला पोर्शन, ये इनर साइड है, ठीक है, समझ गए ना। ये मेम्ब्रेन है, इधर आउटसाइड हमने माना है, उधर हमने क्या माना है, इनर साइड। यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, जो साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन आता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को कहां से आता है, साइटोक्रोम सी से। तो 4 जो साइटोक्रोम सी है वो इसको क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। हर एक साइटोक्रोम सी 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसका मतलब 4 लोग देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे वो लोग एक ही सिस्टम 4 बार दे रहा है। यहां पर हमारे पास कॉपर 1 में है और कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये कौन सा पार्ट है हमारा, कॉपर ए, यही है ना कॉपर ए। कॉपर ए में 2 कॉपर है ना, दोनों नहीं इन्वॉल्व होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, एक ही इन्वॉल्व होता है। तो एक हमारा कॉपर 1 में है, एक कॉपर 2 में है। अब जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर किसको देगा, यहां से जो हमारे पास कौन है, हीम ए, तो हीम ए को यहां इलेक्ट्रॉन दे दिया, देखो इधर ऐसे बना सकते ना, हीम ए को इलेक्ट्रॉन दिया इसने, एन हिस, और इधर एन हिस, मतलब इलेक्ट्रॉन आया कहां से, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन आया पहले कॉपर ए में, फिर कॉपर ए ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया, हीम ए को। अब हीम ए क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देखो किसको देगा, जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया है ना, इसको इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये देता है हीम ए3 को। हीम ए3 कौन है, जो 5 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एन 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 हिस, इसको दिया। और इसी के क्लोज में लगा हुआ है कॉपर जो कि 3 कोऑर्डिनेट है, एन हिस मतलब वही मिडाजोल, पूरा जगह नहीं यहाँ पे इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, राइट। और यहां से देखो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी से आया, साइटोक्रोम, ये पूरा सिस्टम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है। पहले इलेक्ट्रॉन कौन लिया, कॉपर, उसने किसको ट्रांसफर किया, हीम ए को, उसने किसको ट्रांसफर किया, हीम ए3 को। यहां से फिर जाता है O2, क्या गया है, O2, राइट। अब O2 जो है फाइनली, और यहां से देखो 8, अंदर से क्या आता है 8H+। हमें क्या क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमें यहां से मिल गई, हमें H+ चाहिए, H+ हमें अंदर से मिल गया। यही तो लिखा था ना, O2 + 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन, ये तो लिखा था ना हमने। तो हमें देखो इलेक्ट्रॉन कहां से मिल गया, साइटोक्रोम सी से, कैसे ट्रेवल किया, इस तरह से। हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमारे पास यहां से आ गया, हमें H+ चाहिए, हमें अंदर की साइड से क्या मिला, H+, कितने H+, 8H+। अब देखो यहां से आया इलेक्ट्रॉन, यहां से आया O2, यहां से आया H+, तो क्या बन जाएगा, इधर वाटर निकल गया ना। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, दो, दो क्यों निकलेंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो एक वाटर के साथ एक ऑक्सीजन, तो 2 वाटर के साथ 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने, 4, हमने तो हाइड्रोजन लिए कितने थे, 8, तो 4 बचा है ना अभी, वो 4 हाइड्रोजन इधर निकलता है बाहर की साइड में। इस तरह फंक्शनिंग होती है, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन कहां आया, कॉपर ए, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में इंटर किया, कॉपर ए ने इलेक्ट्रॉन लिया, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया किसको, आयरन को, हीम ए को, हीम ए ने किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, फिर इन दोनों सिस्टम को, जो हमारे पास हीम ए3 है और जो हमारे पास कॉपर बी है, यहीं पे आया ऑक्सीजन,
यहां से आया इलेक्ट्रॉन, यहां से आया ऑक्सीजन, यहां से आया H+, सबने रिएक्शन करके क्या बना लिया, वाटर। कितने H+ यूज हुए, सिर्फ 4, 4 बचे भी, वो 4 इधर के आ गए बाहर की साइड में, ये आउट है, ये इन है। समझ गए? जल्दी से ड्रॉ कर लो इसे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से कैसे आया, कहां से आया। तो ध्यान रखना H+ कहां से आ रहा, अंदर की साइड से। तो कभी एग्जाम में पूछे, अभी मैंने लिखवाया था पहले, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से वो पंप करता है H+ को अंदर से बाहर की तरफ। वही देखो 8 हाइड्रोजन आया है, जिनमें से 4 इन्वॉल्व हो गया, 4 यहां बच गया। लिख लो जल्दी से, समझ में आई बात? ओके भैया, थक तो नहीं गए हो आप लोग, अभी पढ़ सकते हो ना? थोड़ा और बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? हो गया ये? ठीक, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि जो O2 है वो बाइंड कैसे होता है और कहां पे होता है। ये तो पता चल गया ना O2 कहां बाइंड होगा, O2 बाइंड होगा यहाँ पे, यहाँ तो बाइंड होने से रहा दोनों में। यहाँ लिख दूंगा मैं, देखो ये वाला क्या है, ऐसे लिख लेना, इधर है ये हीम ए, और ये क्या है, ये है डाई न्यूक्लियर साइट। डाई न्यूक्लियर साइट का मतलब कॉपर वाला और आयरन वाला, डाई न्यूक्लियर साइट। जिसमें से एक हीम A3 है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, हीम। अब एग्जाम में गड़बड़ मत करना, अगर कुछ भी डेप्थ में जाके पूछता है तो। दूसरा ये हमारा साइट कॉपर भी, ये हीम A3। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे। ठीक, तो ऐसे काम होता है, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन आया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे हुआ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बस दो चीजें इसमें समझानी मुझे, आपको समझानी कैटालिटिक साइकिल क्या क्या इंटरमीडिएट बनता है, कैसे मैकेनिज्म होती है वो, और दूसरा मैं आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है वो क्या है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे हम कल की क्लास में जो पढ़ेंगे, तो कल की क्लास हम लोग शुरू करेंगे, या तो हम लोग कोएंजाइम B12 पढ़ेंगे, मतलब विटामिन B12, या तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब आयरन सल्फर प्रोटीन, साइटोक्रोम्स, ब्लू कॉपर प्रोटीन्स, ये सब। ठीक, या फिर हम लोग कोएंजाइम B12 या फिर विटामिन B12 शुरू करेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आज। इसके क्वेश्चन जो है 2 3 4 4 बार क्वेश्चन आए हैं लगभग एग्जाम में, और मैं उसको आपको बहुत आराम से बता रहा हूं, तो होपफुली आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, फिर भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग O2 बाइंडिंग साइट, O2 बाइंडिंग साइट इन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। राइट, देखो इसमें जो O2 की बाइंडिंग साइट है वो क्या है, यही है ना, ये हीम A3, इधर हिस्टिडीन, और इसके क्लोज में ही लगा होता है कॉपर बी। कॉपर बी कैसा होता है, 3 कोऑर्डिनेटेड, एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन, ये है कॉपर बी, यही जुड़ता है, इन्हीं के बीच में क्या आता है, डाइऑक्सीजन, यहीं पे O2 जुड़ता है। ठीक है, तो ये है O2 बाइंडिंग साइट। ठीक, अब देखो स्ट्रक्चर क्या होता है जब O2 इससे जुड़ता है ना, ध्यान से देखो इधर, O2 जब इससे जुड़ता है तो ऐसे होता है, देखो आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ध्यान सुन लो, जब ये 5 कोऑर्डिनेट होता है तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होता है 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेकिन जब O2 से जुड़ता है तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है, ये 3 में चला गया, अरे क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन तो होगा ही ना। यहां एन हिस, इधर देखो ध्यान से, ये कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एन हिस, ये बनता है, ये कैसा लिंकेज है यहाँ पे, पेरोक्साइड ना, कौन सी यूनिट बेटा,
पहले वाली हीम दूसरी है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हो क्या? हीम का मतलब ये नहीं होता है, देखो हीम का मतलब होता है आयरन पोरफायरिन। अब उसका नाम हीम बी रखोगे, हीम सी रखोगे, हीम डी रखोगे, उस सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली सेम नहीं है बेटा, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। हीम का मतलब सिर्फ होता है आयरन पोरफायरिन, बाद में सब्स्टिट्यूएंट लगाते हो तो हो सकता है हीम ए हो जाए, हीम बी हो जाए, हीम सी हो जाए, राइट, ठीक है। सुजाता समझ में आया? हाँ, तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा ही, बट मेन मतलब है आयरन पोरफायरिन का, तो वो सब में है। ये समझ में आया? तो ये ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना। तो देख लो यहां पर, इधर देखो O2 कैसे है यहां पर, सुपर ऑक्साइड। तो इस जब दोनों सेंटर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना, तो क्या हो जाता, सॉरी, जब दोनों सेंटर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो क्या होता है, पेरोक्साइड। ये क्या है, दिस इज द पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड है ना ये। और कैसे पता चला कि जो डाई ऑक्सीजन है वो पेरोक्साइड बन जाता है? वो पता चला रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये सजेस्ट करता है कि जो एक्टिव सेंटर पे या बाइंडिंग सेंटर पे जो O2 है वो किस फॉर्म में है, O2 एज O2 2 माइनस। तो आपसे पूछ सकता है कि जहां पर O2 बाइंडिंग साइट है वहां पर O2 किस फॉर्म में है जब दोनों से जुड़ा होता है, तो वो O2 माइनस के फॉर्म में है, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है। समझ गए? हाँ, जब वो बाइंडिंग साइट, जब अकेले आयरन से जुड़ेगा तो मैं समझा दूंगा, जब दोनों से जुड़ेगा, देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +3 2, यहां क्या है ये पेरोक्साइड, ठीक। पहले क्या था, ये +1 में था, ये +2 में था, जब जुड़ गया, ये स्ट्रक्चर है किसका, O2 बाइंडिंग साइट का। जब O2 बाइंड कर लेता है किससे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज से, ठीक है। चलो अब लास्ट इसमें बचता है कैटालिटिक साइकिल, वो हम देख लेते हैं कैसे होती है। एक बार इत्मीनान से आप पानी पी लो आराम से, ठीक है, फिर आराम से शांत दिमाग से बैठो, क्योंकि थोड़ा सा समझना है इसमें, थोड़ा सा ही समझना है बस। कैटालिटिक साइकिल फॉर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अभी शायद गेट में जल्दी में क्वेश्चन आया था, ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का फंक्शन क्या होता है। अब आराम से पानी पी लो एक एक घूंट, ठीक है, अगर आप आसपास हो तो पी लो, उसके बाद आराम समझो, फिर 10 मिनट लगेगा ज्यादा ज्यादा बस इसमें, ठीक है। लेकिन थोड़ा आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप समझ जाओगे, क्योंकि रटोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा, फिर ये रटना नहीं है इसे। क्योंकि कैटालिटिक साइकिल में पूछ सकता है कि इंटरमीडिएट क्या क्या बन गया, राइट, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इंटरमीडिएट बना होगा, ये बना होगा, क्या बना। शुरू करें, चलो पानी पीने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, हो गया होगा। देखो इलेक्ट्रॉन तो आ गया है डाई न्यूक्लियर साइट पे, ठीक। तुम्हारे पास डाई न्यूक्लियर साइट पे क्या है, ध्यान से देखो, डाई न्यूक्लियर साइट पे है आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यही है ना, यही तो है डाइऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, यस या नो, बोलो भैया, डाइऑक्सीजन बाइंडिंग साइट यही है ना। अब इससे सबसे पहले क्या जुड़ता है, O2। इसको जरा देखो ध्यान से, हमने बताया था कि जो साइटोक्रोम, जो हीम A3 है, हीम A3 है, ये कॉपर भी है, जो हीम A3 है किस तरह से होता है, मायोग्लोबिन की तरह, बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो O2 आके इससे जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, देखो इधर, जब हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन से जुड़ता है O2 तो क्या बनता है, O2 आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, कॉपर में कोई चेंज नहीं आएगा अभी, ऐसे कुछ बनेगा कि नहीं। और यहां जो O2 है क्या हो जाता है, वो सुपर ऑक्साइड, O2 एज O2 माइनस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बाद में लिख लेना आराम से। सबसे पहले डाइऑक्सीजन जब आयरन से जुड़ता है तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से कहां चली जाती है, 3 में। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, 2 से 3 हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन किसने लिया, ऑक्सीजन ने लिया। अब जब डाइऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड। तो ये क्या बना है, सुपर ऑक्साइड, ठीक। अब ये जो सिस्टम है ये इससे भी जुड़ेगा, जब दोनों जुड़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे पेरोक्साइड बना लेगा, देखो कैसे, Fe थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, O O, कॉपर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 2,
इसका मतलब बॉन्ड, इसका मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है। ये जो डॉट में दिखा रहा हूं इसका मतलब ये लोग पास पास है, बहुत दूर नहीं है। क्योंकि खुद सोचो कि अगर बहुत दूर होंगे तो ये जुड़ पाएंगे क्या? अगर ये लोग बहुत दूर होंगे तो ऑक्सीजन बॉन्ड इतना लंबा थोड़ी हो जाता है कि इतनी दूर में जोड़ लेगा। इसका मतलब सिंपल ये क्या है, पास पास है, ये बॉन्ड नहीं है। समझ गए ना? ये लोग पास पास है, मतलब एक तरह से समझ सकते हो कि नॉन कोवेलेंट टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक। फिर देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे जुड़ता है H+। अब समझो एक चीज, देखो इधर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इसे तोड़ दूं यहां से, कैसा क्लीवेज है ये? हेट्रोलिटिक। लिखो मत प्लीज, समझ लो पहले एक बार, ठीक है। हेट्रोलिटिक। अब जब ये ऐसे जाएगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज आया तो H+ जो है इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पर? देखो, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, O पे माइनस आया, यहाँ जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा? OH। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बताओ इतनी? ये समझ में आ रहा है? ये यहां से जुड़ गया, ये यहां से चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे क्या आया? माइनस। ये माइनस के साथ H+ जुड़ गया, क्या हो गया? Cu2 के साथ OH हो गया। यस। अब अभी देखो यहाँ पर, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, हालांकि मैं पीछे समझा चुका हूं आपको, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, आयरन पे आपको लगा कि ऐसे ये प्लस हो गया, ये कॉपर क्या हो गया? माइनस हो गया, इसके साथ क्या जुड़ गया? H+, ये बन गया OH, और यहाँ हो गया कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें देखो, इस वाले सिस्टम में क्या है, ध्यान देखो, इसके साथ कुछ लिगेंड्स लगे हैं, ठीक है, टाइरोसिन, हिस्टिडीन, ये लोग, इसके साथ हिस्टिडीन लगा हुआ है कि नहीं? कुछ पास में भी लिगेंड होते हैं टाइरोसिन, तो वो लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनो, जो साइड के लिगेंड या पास के लिगेंड है, इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। देखो इसको, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिएंगे, तो जो लिगेंड, मान लो कोई लिगेंड यहाँ पर है, वो इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो लिगेंड किस में चला जाएगा फिर? H रेडिकल में, उसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इस पे इलेक्ट्रॉन गया तो ये क्या हो गया? अभी रेडिकल, तो ये हो गया आयरन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन आयरन अपना दे देता है, तो क्या हो जाएगा? आयरन डबल बॉन्ड O। अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 थी ना, जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आयरन क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका मतलब जब ये बना ना, तो साथ में आयरन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट डबल बॉन्ड O बनाया, और पास का जो रेडिकल था, पास का जो लिगेंड था, उसका भी क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन। समझ में आया? आयरन 5 में नहीं गया है। मैं साइटोक्रोम में भी आपको बता रहा था कि आयरन +5 में कब जा सकता है? जब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर लगे हों। यहाँ तो सारे के सारे नाइट्रोजन है, तो वहां से वो नहीं जा पाता। समझ गए? राइट भाई, अगर इसको सेटिस्फाई करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो पास का लिगेंड है हिस्टिडीन, वहां से आया है, या जो टाइरोसिन यहाँ पे होता है वहां से आया है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, कहां हो गया? 4 में चला गया है। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं ऐसे, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ESR स्पेक्ट्रम से पता चला है कि इसके बाद जो इंटरमीडिएट बनता है ना, उसमें रेडिकल होता है, किस पे? लिगैंड पे पास वाले। तो यहां मैं लिखता हूं, देखो इधर, आयरन 4 ऑक्सीडेशन स्टेट डबल बॉन्ड O, और यहां पे मैं लिखता हूं रेडिकल है ये। ठीक है, तो यहां पर एक कोई भी लिगैंड है जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। पोरफायरिन से नहीं निकला, बस इतना जानो, क्योंकि पोरफायरिन से निकला होता ग्रीन कलर आता, ग्रीन कलर नहीं है इसका। जैसे साइटोक्रोम P450 में था, ग्रीन कलर आ रहा था, वैसा नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे उसके बाद हमने दे दिया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा? जो भी हमारा रेडिकल इलेक्ट्रॉन दिया था, इधर देखो, जिस लिगैंड ने हमारा इलेक्ट्रॉन दिया था, इधर देखो, इस लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन दिया था, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये सिस्टम क्या हो गया? न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बनेगा? Cu2OH आयरन 4 डबल बॉन्ड O, ये बन गया। मैं चाहता तो आपको सीधे यही बोल देता, कहां से? H+ इलेक्ट्रॉन को एक साथ ऐड कर देता, तो सीधे ये बन जाता। इसको मैं ना दिखाता आपको, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं, आप समझ जाओ कि ये स्टेप 2, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हुई है। मैं चाहता तो इसको स्किप कर देता, सिंपल यहां लिखता है H+ इलेक्ट्रॉन, और मैं यहां सीधे बना देता ये। ठीक है, राइट। लेकिन मैं आपको बोला कि यहां पर रेडिकल आया है, तो इसका मतलब ये कैसे पता चला? ये ESR
स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये आइडेंटिफाई हुआ है, समझ गए ना, इसलिए मैंने ड्रॉ किया है इसको। क्लियर है बात? बोलो भैया यस या नो, ये बात समझ में आ रही है? पास का एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन आयरन नहीं देगा, ध्यान रखना, आयरन +5 में मत कर देना। आयरन ना तो कटलेज में +5 में गया, ना तो पेरोक्सिडेज में गया, ना तो साइटोक्रोम P450 में गया, कहीं नहीं गया है, ठीक है। अब आगे देखो, यहां पर हम ऐड कर रहे हैं H+ और इलेक्ट्रॉन, दो चीजें, तो यहां पर हो जाएगा क्या, कॉपर 2OH आयरन 3OH, ये हो गया। ये कैसे हुआ देखो, जब यहां पर ये ऐड करोगे तो ये कैसे बनेगा, इधर देखो आगे, देखो हमारे पास क्या है, कॉपर 2OH है, आयरन 4 डबल बॉन्ड O है, यहां हम क्या ऐड कर रहे हैं, H+ और साथ में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, इसको एज्यूम कर लो आप H रेडिकल, मान सकते हैं कि नहीं इसको हम, H+ इलेक्ट्रॉन को H रेडिकल मान सकते हैं कि नहीं? अरे H+ और इलेक्ट्रॉन अगर मान लो जोड़ दिया हमने तो H रेडिकल बनेगा कि नहीं, यस या नो? H+ में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो रेडिकल ही तो बन गया। क्या पढ़ रहे हो भाई, अगर H+ में इलेक्ट्रॉन में दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, रेडिकल की तरह काम करेगा कि नहीं वो, हाँ या ना, सब लोग बताओ पहले, तब तो समझ में आएगा ये, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है। अब इधर देखो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दूं, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दूं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी कि नहीं भाई, 4 से क्या हो जाएगी 3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आया, तो आयरन चला गया 3 में, यहां हो गया कॉपर 2, यहां हो गया OH। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना अनपेड, ये H रेडिकल इससे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही तो बनाया है मैंने उधर, देखो आयरन +3 में चला गया, कॉपर 2 में चला गया, OH हो गया, देखो यही बना है इधर, पीछे देखो, देखो इसके साथ जब H+ इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो यहां ये हो गया, यहां ये हो गया, समझ गए। अब लास्ट स्टेप में सिंपल देखो, यहां पर 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, यहां से निकल जाएगा वाटर, कितने वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल, सिंपल देख लो, 2H+ है ना, यहां देखो, इधर देखो 2H+ है, एक OH ये है, एक OH ये है, तो एक OH एक H+ के साथ, एक OH एक H+ के साथ, कितने वाटर निकल गए, 2 वाटर निकल गया, और ये लोग नॉर्मल स्टेट में चले आएंगे। इधर समझो, OH OH यहां से निकाल दो, कॉपर 2 और ये बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ये रिड्यूस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ये रिड्यूस हो गया, तो फिर से आ गए लोग नॉर्मल स्टेट में। ये हो गया कंप्लीट इसका मैकेनिज्म। अब देख लो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, हमने रिएक्शन में कितना लिखते हैं हम लोग, यही लिखते हैं ना, O2 + 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन देखो कितना यूज हुआ, एक H+, दूसरा H+ और 2 4 H+, बनता क्या है हमारा, 2 वाटर, कितने वाटर हमारे बने, यही तो है पूरी मैकेनिज्म में, देखो इतने दिन इन्वॉल्व हुआ है, एक बार ध्यान से देखो इसको, देखो 2H+ 4H+ इन्वॉल्व हुए, 4 इलेक्ट्रॉन और एक डाइऑक्सीजन, पूरी कैटालिटिक साइकिल में कहीं भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 नहीं हुई है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं हुई है। समझ गए कैसे बन रहा है O2 से वाटर, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ ये वाला पोर्शन, देखो इसके बारे में और भी आपको काफी चीजें बता सकता हूं, बट ठीक है इतना इनफ है आपके लिए अभी, मुझे नहीं लगता कि इसके बियॉन्ड आपसे कुछ पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इतना पूरा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के बारे में आप जरूर पढ़ना, राइट, स्ट्रक्चर क्या है उसका,
कैटालिटिक साइकिल क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट क्या है, कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करता है, राइट, कौन जो है सिस्टम हमारा ऑक्सीजन बाइंडिंग का काम करता है, O2 किस फॉर्म में होता है। तो ध्यान से सुन लेना, पहले जब सिर्फ आयरन से जुड़ेगा तो परऑक्साइड, जब दोनों से जब आयरन से जुड़ेगा तो सुपर ऑक्साइड, जब दोनों से जुड़ेगा तो परऑक्साइड। गेट में क्वेश्चन आया है 2006, देखता हूं मैं कब आया है, एक बार मैं आपको बताता हूं। बाकी तो इसकी एक्टिविटी पे क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। हाँ 2006 में ही क्वेश्चन आया है कि जब रिड्यूस साइटोक्रोम अपना इलेक्ट्रॉन, देखो क्वेश्चन ये है, जब रिड्यूस साइटोक्रोम, मैंने बोला था कि जो साइटो हीम A3 है ना उसको साइटोक्रोम A3 भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो नॉर्मल एक साइटोक्रोम नाम होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, वो ऑक्सीजन को नहीं जोड़ता, ठीक है। यहां जो है इसकी बात की जा रही है, बोल रहा है कि जब रिड्यूस साइटोक्रोम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है डाइऑक्सीजन को तो क्या बनता है, ये बनता है ना आयरन 3O2 माइनस, यही तो बनता है। तो पूछा है जो स्पीसीज बनेगी वो क्या है, O2 किसमें कन्वर्ट होता है, इसमें। फिर पूछा है कि जो O2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर घटता है कि बढ़ता है, तो अब डाइऑक्सीजन से किधर गए हो, सुपर ऑक्साइड, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर कर लेते आप, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है O2, राइट। O2 को कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है आयरन, समझ गए। करवा दूं क्या क्वेश्चन हो, बोलो बोलो भैया, कुछ करवा दूं क्वेश्चन वाला। बाकी इसकी बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जरूर इसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, 3-4 आए जो एग्जाम में हम कर लेंगे उसको। अरे बेटा एक 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 टाइम पे कैसे, एक अभी पहले ये पढ़ लो फिर बाद में देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में। लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर लो, ठीक है, आपको याद भी रहेगा, जिससे कभी आए तो आप लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लिख लेते हैं यहां पर गेट 2006, ठीक, बस 1 मिनट में ये हो जाएगा। व्हेन अ रिड्यूस्ड साइटोक्रोम transfers an electron from its iron to the bound O2, to the bound O2, पहला the bond order of O2 is reduced by 1 and न्यू O2 मतलब O2 की स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, आप जानते हो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो ये घटेगा, ठीक है। दूसरा है अ मेटल बाउंड सुपर ऑक्साइड इज फॉर्म, metal bound superoxide is formed and new O2 decreases, frequency decreases, a metal bound superoxide is formed, पूरा वही कॉपी है, ठीक है, formed and O2 की स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करती है। लास्ट ऑप्शन है द बॉन्ड ऑर्डर of O2 is reduced by 1 and new O2 increases, पहले में डिक्रीजेस था बाद में इंक्रीजेस कर दिया गया। आंसर कर लोगे ना। हाँ सुपर ऑक्साइड की कितनी आती है, लगभग 1100, वही 1105 1100 के आसपास है ना। ठीक है, हीमोग्लोबिन में तो पढ़ा हमने। तो देखो O2 जो है ना, O2 जब कन्वर्ट होता है O2 माइनस में, तो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग आपको आती जरूर होगी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है,
2, इसका कितना होता है 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज तो किया है, लेकिन कितनी यूनिट से? 0.5 से, मतलब किससे? हाफ से, 1 से नहीं, राइट। दूसरा, जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और क्या बना है? सुपर ऑक्साइड। तो क्या क्या हुआ देखो, O2 जब आयरन 2+ जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट होगा सुपर ऑक्साइड में। तो सुपर ऑक्साइड बना। बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम हुआ? हाफ यूनिट से। और फ्रीक्वेंसी क्या है? डिक्रीज हुई है। जहां ये होगा वो सही होगा। पीछे देखो, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज रिड्यूस्ड बाय 1, नहीं 1 से थोड़ी हुआ है, कितने से हुआ है? 1/2 से हुआ है। अब मेटल बाउंड सुपर ऑक्साइड इज फॉर्म, ये बात सही है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? डिक्रीज कर रही है, हाँ ये सही है। मेटल बाउंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म इंक्रीज कर रही है, नहीं। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस बाय 1, रिड्यूस 1 से थोड़ी हुआ, हाफ से हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा ये? तो ये वो साइटोक्रोम के बारे में नहीं पूछ रहा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है, ये इसके बारे में पूछ रहा है, इस वाले साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्योंकि बाइंड तो ये करता है ना। ध्यान सुन लो, जो साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करते हैं वो 6 कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और जो 6 कोऑर्डिनेटेड होते हैं वो ऑक्टो को जोड़ थोड़ी पाएंगे। तो मेटल बाउंड सुपर ऑक्साइड का बात है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज से था, समझ रहे हो? ठीक है, तो अब हम लोग शाम की क्लास में फिर से मिलेंगे 8 बजे, राइट। और आज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में चीलेट इफेक्ट में कुछ है, मैं क्या पढ़ाना है हमें कि 5 मेंबर्ड क्यों फेवरेबल होती है 6 मेंबर्ड से, राइट। ठीक है, ज्यादा रिंग होगी तो क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट भी हमें पढ़ना है, वो हम शाम को पढ़ेंगे 8 बजे। और कल जो सुबह की क्लास होगी उसमें 2-3 क्वेश्चन इससे हैं एग्जाम में, वो हम कर लेंगे। फिर हम लोग शुरू करेंगे या तो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या तो फिर कोएंजाइम B12, मतलब विटामिन B12, ठीक। और मैं आपसे एक चीज और बोलूंगा कि जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनको आप देख लो, जिससे किसी दिन हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे मान लो लेक्चर 1 से लेके 8 तक हुआ, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लेक्चर 1 से लेके 8 तक आए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, फिर 8 के बाद जो आए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, तो सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप पहले पढ़ लोगे तब, नहीं तो मैं ही सॉल्व करूंगा, आप देखते रहोगे बस सिर्फ। हाँ बता देंगे बेटा, बता देंगे। पेरोक्साइड सेंट एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक सिंगल ऑक्सीजन डोनर सिस्टम लिया जाता है, ठीक है, राइट। इनऑर्गेनिक के लिए देखो, पेरोक्साइड सेंट पहले सुन लो ना, पेरोक्साइड सेंट में क्या होता है देखो, सिंगल ऑक्सीजन डोनर लेते हैं, तो उसमें ये देखा गया कि जो हमारा रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट था ना, उसके पास एक ऑक्सीजन था। तो पेरोक्साइड सेंट से ये पता चला कि जो हमारा इंटरमीडिएट है उसके पास एक ऑक्सीजन है। तो जो पहले हाइड्रोपेरोक्साइड बना था ना, पहले ये भी तो हो सकता था कि हाइड्रोपेरोक्साइड हमारा इंटरमीडिएट हो जाए, लेकिन वो नहीं है। वो कैसे पता चला? वो पता चला पेरोक्साइड सेंट से। समझा दूंगा, ऐसे में बोलूंगा तो आप उतना जान नहीं पाओगे उसके बारे में, लेकिन आप बताऊंगा जरूर। बट वो थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप ज्ञान चाहते हो तो उसके लिए। एग्जाम में मुझे नहीं लगता पेरोक्साइड सेंट आपसे पूछेगा, लेकिन हाँ अगर आप समझना चाहते हो कि रेडिकल कैटायन इंटरमीडिएट ये वाला क्यों हुआ, हाइड्रोपेरोक्साइड क्यों नहीं हो गया, तो वो पेरोक्साइड सेंट से ही पता चलेगा। देखो बेटा, इनऑर्गेनिक के लिए सिंपल, इनऑर्गेनिक क्या, पूरी ऑर्गेनिक, पूरी केमिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे सबसे अच्छी बात, सबसे पहले काम आपको करना था, कोई भी चीज अगर पढ़ो तो लिख कर पढ़ो, राइट डाउन करके। जैसे मान लो आप साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज पढ़ो, तो पहले एक बार पढ़ लो पूरा एंजाइम, अपने मन से लिखो बिना देखे कॉपी में। हाँ बता देंगे कि अरे सिंपल है, मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है कि ना अभी मैं बताऊंगा तो आपका दिमाग भर गया है अभी, तो शायद वो समझ ना पाओ आप, ठीक है। वो तो मैं अभी बता सकता हूँ, मैं कल भी बता सकता था, लेकिन मैं बता दूंगा किसी दिन, ठीक है, जब आप थोड़ा नई क्लास में आओगे, फ्रेश माइंड से रहोगे तब, ठीक। पहली चीज क्या है, आप कोई भी चीज पढ़ो तो उसको बार बार लिख, पहले तो लिख कर पढ़ो, एक बार आप खुद से याद कर लो उसको, उसके बाद कॉपी में बिना देखे लिखो, 2-3 बार लिखो। पहली चीज ये, इससे आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, हमेशा तो नहीं याद रहेगा लेकिन ज्यादा दिन तक याद रहेगा। सेकंड थिंग ये है, जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो क्वेश्चन के हर एक पार्ट को पढ़ो पूरा। हो सकता है क्वेश्चन आपको इजी लगता हो, लेकिन हर पार्ट को पढ़ोगे तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर क्वेश्चन करेगा ना, तब घबराओगे नहीं। हाँ इवनिंग में होती है बेटा, इवनिंग में होगी, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इवनिंग में होती है, उसमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं। तो आप जब भी कुछ, जैसे इसमें भी है ना, तो आप हर एक स्टेटमेंट को पढ़ो। इसमें ऐसा नहीं कि हमको पता चल गया तो अगली बार कॉपी खोले तो नहीं, बी आसान, ऐसा नहीं करना आपको। इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो, इसको, सबको सॉल्व करके देखो। क्योंकि आपको कभी कभी ये होता है ना कि जो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, आने वाले एग्जाम में वही राइट स्टेटमेंट हो जाता है। मतलब अभी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, हो सकता है अगले एग्जाम में इनकरेक्ट पूछ ले आपसे, तो हो सकता है इन्हीं में से कोई स्टेटमेंट दे दे।
तो जब आप बार बार पढ़े रहोगे तो आपको इतना तो समझ में आएगा ना कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। तो सिर्फ उस लाइन पे ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना, उस स्टेटमेंट ज्यादा ध्यान नहीं देना जो कि सही है, उस पे भी आपको ध्यान देना जो गलत है। समझ गए? क्योंकि आज का गलत कल सही हो जाएगा। हर एग्जाम में ऐसे तो होगा, आज गलत था वही इनकरेक्ट को करेक्ट कर देंगे या करेक्ट को इनकरेक्ट कर देंगे। समझ गए? इसलिए बार बार जो भी क्वेश्चन करना बार बार करना। बस आपके पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बार बार, और जो पढ़ रहे हो लिख कर पढ़ो, रिवीजन करो। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा सब। बहुत इजी एग्जाम है ये तो। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं, सॉरी आज मिलेंगे शाम को 8 बजे। हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे। चिलेट इफेक्ट क्या है, मैक्रोसाइक्लिक क्या है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, ओके ठीक है। और कल सुबह फिर से 8 बजे, तो सुबह 8 बजे ये क्लास, शाम को 8 बजे वो क्लास। ठीक है, अपना ध्यान रखना अच्छे से, कल मिलते हैं। ठीक, पढ़ना, कल मैं पूछूंगा सुबह, कल जब आप क्लास में आओगे तो मैं आपसे पूछूंगा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ के जरूर आओगे, तो आप बताना। ठीक है, ठीक है, टेक केयर, थैंक यू। खुश रहो भैया, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो सारे लोग। ओके बेटा, ओके ठीक है।